दोपहर का 1 बज रहा था। शिमला के पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते पर घूमती हुई एक टैक्सी आगे बढ़ती जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठे सुरेश ने एक अंगड़ाई ली और शीशे से बाहर झांक कर देखा। कितना सुंदर नजारा है। उसके साथ बैठी रंजना ने भी अंगड़ाई ली और बोली, सच में ऐसा लग रहा है हम हेवन में आ गए। रंजना ने लाल कमीज और सफेद लेगिंग पहनी हुई थी और सुरेश ने नीली कमीज और खाकी पैंट। वो दोनों होशियारपुर से थे, रंजना भी और सुरेश भी। दोनों के माता पिता वर्षों से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने ही अपनी दोस्ती को रंजना और सुरेश की शादी करके रिश्ते में बदल दिया था। 8 साल पहले हुई थी शादी उनकी। खुश थे वो एक दूसरे के साथ, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बेटा भी था, पंकज नाम था उसका। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। वो शिमला रोजाना की भाग दौड़ से अपने लिए थोड़ा वक्त चुराने आए थे। सुरेश एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था और रंजना हाउसवाइफ थी। सुरेश बहुत बिजी रहता था अपनी जॉब में। कभी कभी तो रात को 11 या 12 बजे वापस आता था वो बैंक से। रंजना को उसका ये बिजी होना बड़ा खलता था। वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी, पर कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि सुरेश की जॉब ही ऐसी थी। वो चाहकर भी जाफा टाइम नहीं दे सकता था उसे। सुरेश समझता था रंजना के दिल की बात, इसलिए उसने जॉब से छुट्टी ले ली 1 हफ्ते की और शिमला घूमने का प्लान बना लिया ताकि उनके रिश्ते को थोड़ा टाइम मिले। दोनों बहुत खुश थे, बार बार पहाड़ों को देख रहे थे। घर में सब ठीक रहेगा ना? रंजना गहरी सांस लेते हुए बोली। घर की बिल्कुल चिंता मत करो, मम्मी है ना। सुरेश के पिता का देहांत हो गया था 3 साल पहले। उसकी मम्मी ही अब घर की सबसे बड़ी थी और वो बहुत प्यार करती थी अपने बेटे और बहू को। हाँ, मम्मी के रहते किसी बात की चिंता नहीं। सोहन काका भी तो है, किसी बात की परेशानी नहीं आने देंगे वो। सुरेश बोला। सोहन उनका नौकर था, 20 साल से था वो सुरेश के घर। अब करीब 50 साल का था वो, पर कोई कह नहीं सकता था कि इतनी उम्र का है। हर काम भाग भाग कर करता था। देखने में एकदम साधारण था। चेहरे पर हमेशा दाढ़ी रखता था और अक्सर कुर्ता पजामा पहन कर रखता था। रंजना भी सोहन को काका कहकर ही बुलाती थी। सोहन बड़ी इज्जत देता था उसे, बहुरानी कहकर बुलाता था इज्जत से। कभी आंख उठाकर नहीं देखता था, कोई भी काम बोलो तुरंत कर देता था। आज तक कभी शिकायत नहीं हुई थी रंजना को सोहन से। हाँ ये तो है, काका के रहते किस बात की चिंता, रंजना बोली। फिर भी फोन करके पूछे क्या पंकज ठीक है कि नहीं? अरे नहीं, फिर हम फोन पर ही लगे रहेंगे। वैसे भी तो पंकज मम्मी के पास ही रहता है और उनके साथ ही सोता है। फिर किस बात की चिंता, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ठीक है, हम फोन से दूर ही रहेंगे। राजेश कितनी देर लगेगी? और सुरेश ने ड्राइवर से कहा। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे साहेब, राजेश ने कहा। कुछ ही देर में वो शिमला शहर में पहुंच गए। दोनों के चेहरे पर शिमला पहुंचकर खुशनुमा मुस्कान उभर आई थी। ड्राइवर ने एक होटल के बाहर कार रोक दी और बोला, यही होटल है ना साहेब आपका? ब्लू हेवन। हाँ हाँ यही है राजेश, सुरेश ने कहा। अरे शहर में आते ही होटल आ गया हमारा, रंजना बोली। राजेश बड़े अच्छे से लाया है हमें, इसलिए ऐसा लग रहा है, सुरेश बोला। थैंक यू साहेब। सुरेश और रंजना कार से निकलकर होटल के रिसेप्शन पर गए। उनके पीछे ड्राइवर भी सामान लेकर आ गया। रिसेप्शन पर काला सूट पहने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उन्हें कहा, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमारी बुकिंग है यहाँ। किस नाम से बुकिंग है सर? सुरेश। ओह, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू सर, आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। क्या मतलब? जो रूम आपके लिए बुक था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हम आपको फोन कर रहे थे पर आपका फोन नहीं मिल रहा था। सुरेश ने निराशा में सर हिलाया। दरअसल हम दोनों पूरी तरह से दिन दुनिया से कटना चाहते थे ताकि हमें ब्रेक मिले और इसलिए हमने अपने फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाए। ओह, आपके पास कोई दूसरा रूम नहीं है? सुरेश ने कहा। सॉरी सर, ऑल रूम्स आर बुक्ड। यहाँ आसपास कोई और होटल है? ऑल आर बुक्ड सर। हमने कोशिश की थी अपनी तरफ से आपको किसी दूसरे होटल में अकोमोडेट करने के लिए, पर किसी के पास कमरा खाली नहीं है। सुरेश और रंजना मुंह लटकाए होटल से बाहर आ गए। उनके साथ साथ ड्राइवर भी बाहर आ गया उनका सामान लेकर। टैक्सी में सामान रखकर ड्राइवर बोला, सर होटल में तो रूम मिलना मुश्किल है अभी, पर आपके लिए होटल से भी बढ़िया एक बंगले का इंतजाम हो सकता है। बंगला खाली है क्या? खाली है तभी तो आपको बोल रहा हूँ। वहाँ एक केयरटेकर रहता है, रामलाल नाम है उसका। वो खाना बनाना भी जानता है। आप उसे जो कहोगे बना देगा, बस उसे सामान का पैसा दे देना आप। तुम कैसे जानते हो इस बंगले के बारे में?
रामलाल से पुरानी पहचान है साहब। रंजना सुरेश को खींचकर एक तरफ ले गई और बोली, हमें नहीं जाना किसी बंगले पर, ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं तो रूम मिल ही जाएगा। मुझे तो आइडिया अच्छा लग रहा है, बंगले में हमें ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी, पैसे भी तो ज्यादा खर्च होंगे। पूरा बंगला सस्ते में तो मिलने से रहा, पूछ लेता हूँ कितना चार्ज है, अगर ठीक लगा तो चलेंगे वरना कोई होटल तलाश करेंगे। चलो पूछो। सुरेश ड्राइवर के पास गया और बोला, कितने में मिलेगा ये बंगला 1 हफ्ते के लिए राजेश? राजेश ने मन ही मन हिसाब लगाया और बोला, 14,000 साहब, खाने पीने का खर्चा अलग। रंजना फिर से सुरेश को एक तरफ ले गई और बोली, 14,000 में पूरा बंगला? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम बेवजह शक कर रही हो, चलकर देखते हैं, पसंद आया तो ठीक वरना हम कुछ और देखेंगे। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों टैक्सी में वापस बैठ गए और बंगले की तरफ चल दिए। चलती गाड़ी से वो शिमला की हसीन वादियों का नजारा ले रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वो बंगले पर पहुंच गए। बंगला एक पहाड़ी की चोटी पर था और आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था दूर दूर तक। देखने में आलीशान था बंगला। सामने के भाग पर अच्छी नक्काशी हो रखी थी, बिल्कुल क्लासिकल लुक थी। बंगला तो अच्छा लग रहा है देखने में, पर आसपास कोई और घर नहीं है। यहाँ मुझे डर लगेगा, रंजना बोली। डरने की क्या बात है, मैं रहूंगा ना साथ, चलो अंदर चलते हैं, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, सुरेश ने कहा। तभी रामलाल आया दौड़ता हुआ बाहर। देखने में करीब 40 साल का लग रहा था वो। मैली सी कमीज और पजामा पहने हुए था, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी उसके और सर पर केवल नाम मात्र के ही बाल थे, देखने में एकदम साधारण। अरे रामलाल, ये साहब और मेम साहब पंजाब से आए हैं, इनको अच्छा सा रूम दे दो, ये 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे यहाँ। रामलाल ने अजीब सी नजरों से सुरेश और रंजना को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं इनको बंगले का सबसे अच्छा रूम दे देता हूँ साहब, मैं निकलता हूँ, राजेश बोला। हाँ हाँ तुम निकलो, थैंक्स, सुरेश बोला। चैप्टर 2। रूम तो अच्छा है, होटल जैसा तो नहीं है पर ठीक है, सुरेश ने रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। रूम के बीच में एक किंग साइज बेड था जिस पर पीले रंग की बेडशीट बिछी हुई थी। बेड के दोनों तरफ नाइट टेबल थी। सुरेश ने वॉशरूम चेक किया, वो भी ठीक ठाक था। नोट बैड यार, ठीक है, सुरेश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अच्छा किया उसने जो हमें पहली मंजिल का कमरा दिया, देखो कितना अच्छा नजारा है। तो मतलब हम यहाँ रहेंगे 1 हफ्ता? रंजना बोली। तुम होटल का ख्याल निकाल दो मन से, हम दिन दुनिया से कटना चाहते थे और ये बंगला बिल्कुल वैसा ही कर रहा है हमारे लिए। हमें यहाँ कंप्लीट ब्रेक मिलेगा। रंजना ने गहरी सांस ली। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फोन ऑन करके मम्मी को बता दो कि हम होटल में नहीं बंगले में हैं। अरे छोड़ो ना, तुम्हें पता ही है मम्मी का, बेकार में चिंता करेगी और कहेंगी कि हमें होटल में ही रुकना चाहिए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही करेंगे, हम फोन बिल्कुल बंद रखेंगे अपना। तुम भी ना, मेरी कोई बात नहीं मानते, रंजना बोली और बेड पर लेट गई। कैसा है बेड? सुरेश ने कहा और वो भी रंजना के बाजू में लेट गया। अच्छा है, रंजना बोली। 1 हफ्ता खूब मस्ती करूंगा इस बेड पर तुम्हारे साथ, सुरेश ने कहा और रंजना को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, पर रंजना ने अपना सर घुमा लिया। अभी कुछ नहीं, अभी मैं थकी हुई हूँ। बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर किचन में रामलाल और राजेश खड़े थे। दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैडम बहुत सुंदर है, क्या नैन नक्श है, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है, रामलाल ने कहा। सही कहा, गजब की खूबसूरती है उसमें, पर हमें उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, हमें अपने काम से काम रखना है, राजेश बोला। अगर पके गए तो, रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कोई चांस नहीं पके जाने का, किसी को नहीं पता वो दोनों यहाँ है। उन्होंने अपने फोन परमानेंटली बंद कर रखे हैं। हाँ, पर अगर उनका मन बदल गया और किसी को फोन करके बता दिया यहाँ का तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी कह रहा हूँ कि शाम ढलते ही दोनों को काबू कर लेंगे, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। ये तो है, अगर ये करना है तो हमें शाम होते ही करना होगा, कर तो अभी देते पर अभी रोशनी है, किसी ने देख लिया दूर से तो गड़बड़ हो जाएगी। शाम होने पर ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। चल ठीक है, अभी 3 बजे हैं, बस जल्दी से अंधेरा हो जाए तो बात आगे बढ़े। तू उन पर नजर रख, मैं थोड़ा मार्केट जाकर आता हूँ, राजेश ने उबासी लेते हुए कहा। मार्केट क्या करेगा जाकर, यही रुक। अरे कुछ काम है, चल ठीक है, जल्दी वापस आना। शाम के 7 बज रहे थे। शिमला की हसीन वादियों में सुरेश और रंजना हाथ में हाथ डाले सैर कर रहे थे।
करीब आधा घंटा पहले निकले थे वो बंगले से और घूमते घूमते काफी दूर निकल आए थे और इस वक्त वो एक मार्केट से गुजर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, रंजना मुस्कुराते हुए बोली। हाँ वाकई, अच्छा हुआ कि हमें बंगला मिल गया वरना दिक्कत होती, सुरेश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने सही डिसीजन लिया, रंजना फिर से मुस्कुराते हुए बोली। ज्यादा मत मुस्कुराओ हनी, तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। ऐसा ना हो कि किसी का दिल आ जाए तुम पर यहाँ। ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? सुरेश ने कहा। मस्का लगा रहे हो, है ना? अरे नहीं, मस्का क्यों लगाऊंगा भला मैं? क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो? पूरे 30 साल की हो मगर अभी भी किसी कॉलेज गर्ल जैसी लगती हो, सुरेश ने कंधा मारते हुए कहा। रंजना शर्माते हुए मुस्कुरा दी। बात तो सही ही कह रहा था उसका पति। एक बच्चे की मां होने के बावजूद भी वो दुबली पतली कॉलेज गर्ल जैसी ही दिखती थी। ये सब अपने आप ही मुमकिन नहीं हो गया था। सुबह सुबह वो जो रोज योगा करती थी उसी का नतीजा था ये। और सुरेश से ऐसी तारीफ सुनकर वो मन ही मन खुद से कह रही थी कि चाहे जिंदगी कितनी भी बिजी हो जाए वो सुबह के 20 मिनट योगा को देगी ही देगी। तुम भी कम नहीं हो, अभी भी पहले जैसे ही दिखते हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम 35 साल के हो। झूठ मत बोलो, मेरा पेट देखो कितना बाहर निकल आया है। तभी तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ योगा किया करो सुबह। देखना तुम भी मेरी तरह दुबले पतले हो जाओगे। ना बाबा ना, मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकता। मैं तो इवनिंग जिम ज्वाइन करूंगा। पिछले 2 साल से बोल रहे हो तुम ये, अभी तक तो किया नहीं। अरे यार, वक्त ही कहाँ मिलता है? वक्त कभी नहीं मिलता सुरेश। वक्त हमें निकलना पड़ता है, जैसे हमने अब निकाला है। ठीक है, ठीक है, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि कौन सी मिनी स्कर्ट पहनोगी तुम बंगले पर पहुंचकर? मैं वो यहाँ नहीं पहनने वाली, रंजना झट से बोली। क्यों? सुरेश उदास स्वर में बोला। बहुत छोटी स्कर्ट दिलवाई है तुमने। ऐसी स्कर्ट पहनता है क्या कोई? जिसे रात में अपने पति का मूड बनाना हो वो पहनते हैं। अच्छा जी, तुम्हें बड़ी जानकारी है। और नहीं तो क्या, 8 साल से शादीशुदा हूँ। मैंने तो पहले कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं। अरे कुछ बदलाव करते हैं ना यार, एक बार ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। जब तुमने इतने प्यार से स्कर्ट दिलवाई है तो मैं पहनूंगी क्यों नहीं। ये हुई ना बात, देखना एकदम मस्त लगोगी तुम उसमें। देखेंगे, रंजना शर्माते हुए बोली। सुरेश चलता चलता रुक गया। रंजना भी रुक गई। क्या हुआ? रंजना बोली। वो देखो, वो पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की रोशनी में एक पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा था। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये पहाड़। काश यहाँ बर्फ भी देखने को मिलती। अभी जून में कहाँ बर्फ दिखेगी यहाँ। हल्की हल्की ठंड लग रही है, वही काफी है। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, साहिब मालिश करवाएंगे? मालिश? सुरेश ने कहा। हाँ साहिब, 700 रुपये में आपके पूरे शरीर की मालिश करूंगा। बहुत आराम मिलेगा आपको। 700 रुपये में? लड़का कोई 20 या 21 साल का था। रंग थोड़ा सांवला था, नैन नक्श ज्यादा मनभावन नहीं थे, बस ठीक ठीक थे। देखने में गरीब घर से लग रहा था। वो तो वैसे स्वाभाविक ही था, गरीब ना होता तो क्यों मालिश करता घूमता। पर उसे देखकर ये एहसास भी हो रहा था रंजना को कि वो ठीक से मालिश नहीं कर पाएगा। सुरेश अक्सर होशियारपुर में मालिश करवाता रहता था 1-2 महीने में, मगर जिससे वो करवाता था वो एक्सपर्ट था मालिश में। उसे पता था कि शरीर के किस भाग में कैसे मालिश करनी है। इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ठीक तरीके से मालिश कर पाएगा। एकदम नौसिखिया लग रहा था। सुरेश छोड़ो, घर वापस चलकर करवा लेना मालिश, रंजना धीरे से सुरेश के कान में बोली। अरे देखो न कितने सस्ते में मालिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ठीक से कर पाएगा ये मालिश। शायद लड़के ने रंजना की ये बात सुन ली। वो तुरंत बोला, मैं बहुत अच्छे से मालिश करूंगा मेम साहब, बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रंजना सुरेश की बाजू पकड़कर उसे लड़के से थोड़ा दूर ले गई और बोली, मुझे ये नौसिखिया लग रहा है। रंजना, क्या बिगड़ेगा अपना? सिर्फ 700 रुपये की ही तो बात है, सुरेश धीरे से बोला। देख लो, जैसा तुम्हारा मन कहे, कुछ तो थोड़ा बहुत फायदा होगा ही। देखते हैं, कहाँ करवाओगे मालिश? बंगले पर? और कहाँ? बंगले पर बुला लेंगे इसे। और नहीं तो क्या, वहाँ ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सुरेश बोलकर लड़के की तरफ चल दिया। उसके पीछे पीछे रंजना भी आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश ने पूछा। जी दीपू, लड़का मुस्कुराते हुए बोला। दीपू जी? नाम तो मेरा दीपक है, पर सभी मुझे दीपू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैंने आपको भी वही बोल दिया। देखो, हम नजदीकी एक बंगले पर ठहरे हुए हैं।
यहाँ से करीब 30 मिनट पैदल का रास्ता है। तुम आ पाओगे वहाँ? हाँ हाँ, आ जाऊंगा साहब। उसका एड्रेस दे देते तो आसानी होगी मुझे ढूंढने में। वो पहाड़ी की चोटी पर है। आसपास कोई दूसरा बंगला या घर नहीं है। पहाड़ी से उतरकर एक छोटा सा बस स्टॉप है। बस इतना ही पता है मुझे। समझ गया साहब, शायद मैंने देखा है बंगला। एक बार वहां आपके ही जैसे साहिब की मालिश करने गया था। रंजना ने गहरी सांस ली। शक्ल से ही लग रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है। कौन करवाएगा ऐसे लड़के से मालिश? किस वक्त आऊं साहिब? दीपू बोला। हम बंगले पर ही जा रहे हैं। तुम आ जाओ 30 या 40 मिनट बाद। ठीक है साहब, मैं पहुंच जाऊंगा, दीपू ने कहा। सुरेश और रंजना वापस बंगले की तरफ चल दिए। जब वो दीपू से दूर आ गए तो रंजना बोली, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। एक जवान लड़का हमारे कमरे में आएगा शाम के वक्त। अरे कुछ नहीं होता, लोग बुलाते हैं मालिश वालों को। क्या दिक्कत है इसमें? तुमने उसे जल्दी बुला लिया। डिनर भी तो करेंगे हम लोग। अरे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है डिनर का। लंच बहुत हैवी हो गया था। रामलाल अच्छा खाना बनाता है। बस एक गिलास दूध लूंगा मालिश के बाद। तुम्हें भूख होगी तो तुम बनवा लेना कुछ। मैं तो आराम से मालिश करवाऊंगा। मन तो मेरा भी नहीं है, पर मैं सलाद वगैरह खा लूंगी। तुम उसे जल्द से जल्द रफा दफा करना मालिश करवा कर। मुझे आज की रात कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मरी जा रही हो मेरे सामने स्कर्ट में आने को, है ना? शट अप, मैं कोई मरी नहीं जा रही। जस्ट जोकिंग हनी। चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी भगा दूंगा। तुम बस 1 घंटा देना मुझे। चलो अब तेज कदमों से जल्दी से बंगले पर पहुंचते हैं। ये ना हो कि वो हमसे पहले पहुंच जाए और रामलाल उसे वहां से भगा दे। अच्छा होगा अगर वो भगा दे तो। तुम बेचारे से इतना चिढ़ी हुई क्यों हो? अरे अचानक तुमने ये मालिश का प्लान बना लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस 1 घंटे की बात है हनी।